नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी, ईएमआरएस, केबीएस, एनबीएस मुख्य परीक्षा 2025 के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमें ध्यान रखना है कि जिन परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा पर हम बातचीत कर रहे हैं, उनके विज्ञापन 2025 में निकले थे, लेकिन अब हम सब 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। तो हमारा टॉपिक तो वही रहेगा, लेकिन आपको समझना है कि मुख्य परीक्षा 2026 में होने जा रही है, जो कि विज्ञापित था 2025 में। हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 60 के ऊपर। इसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना के विकास पर एक निबंध लिखिए। मान लीजिए प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 125, 200, 250 शब्दों में लिखने के लिए आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, या फिर 75 से 100 शब्दों में लिखने के लिए आ जाए तो भी आप इसको कैसे लिखेंगे। यदि आपके मन मस्तिष्क में मटेरियल होगा तो निश्चित तौर पर आप लिख लेंगे। जब भी हिंदी आलोचना की बात की जाएगी तो उसके केंद्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। जब भी निबंध की बात की जाएगी तब भी शुक्ल होंगे, और साहित्य इतिहास लेखन की बात की जाएगी तो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। तो इसीलिए इस प्रश्न में शुक्लोत्तर शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो हिंदी आलोचना थी वो कैसी थी, उसमें क्या विकास हुआ और कौन कौन से आलोचक आए। जाहिर सी बात है कि जब कोई व्यक्ति किसी खास विधा में केंद्रीय विषय के रूप में होता है तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी रहता है। तो शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या प्रभाव था, और प्रभावित होने के बावजूद भी आलोचकों ने क्या नया किया, इसको लेकर इस पूरे उत्तर में हम चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत आप करेंगे कि शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद विकसित हुई, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र जैसे आलोचकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने शुक्ल जी के प्रतिमानों को आगे बढ़ाया, नई दृष्टियां जैसे मार्क्सवादी, सौंदर्यवादी, ऐतिहासिक दृष्टियों को जोड़ा और आलोचना को अधिक व्यापक, व्यवस्थित और सैद्धांतिक बनाया, जिसमें जिससे हिंदी आलोचना समृद्ध हुई और छायावादोत्तर काल में विभिन्न विचारधाराओं का विकास हुआ। एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे थे तो उस समय कविता के दृष्टिकोण से छायावाद चल रहा था और आलोचना के दृष्टिकोण से शुक्ल युग था। ठीक है, निबंध की दृष्टि से भी शुक्ल युग था। जैसे ही कविता के दृष्टिकोण से छायावादोत्तर युग शुरू हुआ, उसी तरीके से आलोचना के दृष्टिकोण से शुक्लोत्तर युग शुरू हुआ। समानांतर आप देख रहे हैं कि आधुनिक काल में आकर जो हमारा साहित्य है व्यक्ति और प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर आगे विकसित होता रहा। तो शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना के पृष्ठभूमि में आप यही बताएंगे कि जो काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने समय में कर रहे थे, आगे चलकर उनसे प्रभावित होते हुए और फिर कुछ नया करने की कोशिश हिंदी आलोचकों ने किया। क्या रहा उसमें कि नई दृष्टियां विकसित हुई, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, सौंदर्यवादी दृष्टिकोण, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, और फिर आलोचना का जो दायरा था वो बढ़ा, साथ में आलोचना व्यवस्थित भी हुई और सैद्धांतिक रूप से विकसित होते हुई आगे बढ़ी। क्योंकि शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना जब आप पढ़ेंगे तो तमाम आलोचकों का नाम आपके दिमाग में आएगा, लेकिन खास शुक्लोत्तर युग में जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनको आपको ध्यान रखना है। मतलब आलोचक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी और नगेंद्र, इन चारों को आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर नोट्स के रूप में जरूर इन चारों का नाम रखे हुए हैं। अगर विस्तार से आपको पढ़ना है तो बच्चन सिंह की पुस्तक के आधार पर हमने इन सभी आलोचकों पर विस्तार से कहानी के रूप में पढ़ाया हुआ है। शायद यूट्यूब के इतिहास में रोचकता के साथ हिंदी आलोचना, जो कि थोड़ा सा दिमाग लेने वाली विधा है, तो हमने बहुत ही सरलता सरसता के साथ पढ़ाया हुआ है।
आपको इस नोट्स के बाद अगर समय मिले तो अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए बच्चन सिंह वाली वीडियो जरूर देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी देख भी लिए। तो पहला जो पैराग्राफ है शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में आपको इतना लिखना है। फिर आगे आप लिखेंगे कि आचार्य शुक्ल के प्रभाव के साथ साथ मौलिकता, जिसकी बात मैं बार बार कर रहा हूं कि तमाम ऐसे आलोचक थे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्रभावित थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें मौलिकता थी। जैसे मैं आप सभी को आंसर लिखवा रहा हूं, आप भले इस आंसर से प्रभावित रहें, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में पहुंचते पहुंचते आपके अंदर की जो मौलिकता है वो निखर कर सामने आ जाएगी और जाहिर सी बात है कि आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा। तमाम विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर एक ही टाइप का सभी लोग लिखेंगे तो क्या कॉमन आंसर नहीं हो जाएगा, एक ही टाइप का आंसर नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। चीजें हम सभी को उसी तरीके से बताते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मौलिकता है जो आपको अलग करेगी, चाहे वो लेखनी के माध्यम से, आपके राइटिंग के माध्यम से, आपकी शुद्धता के दृष्टिकोण से, आपकी प्रस्तुति के दृष्टिकोण से। आपका आंसर भले आप यहीं से पूरा हूबहू कॉपी कर दें, फिर भी अलग हो जाएगा, उसमें अंतर रहेगा। तो आचार्य शुक्ल के प्रभाव के साथ साथ शुक्लोत्तर आलोचकों में मौलिकता रही। कैसे रही? शुक्लोत्तर युग के आलोचकों ने शुक्ल जी के स्थापित प्रतिमानों का पालन किया, लेकिन साथ ही अपनी नई विचारधाराएं और प्रणालियां भी विकसित की। जैसे नंद दुलारे वाजपेयी की सौंदर्यवादी यानी कि षष्ठवादी दृष्टि, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐतिहासिक मानवतावादी दृष्टिकोण और भारतीय संस्कृति व परंपरा पर जोर। क्रमशः हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, साहित्य इतिहास लेखन और कबीर का मूल्यांकन जैसी आलोचनात्मक कृतियां प्रकाश में आई। आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे पहले अगर किसी ने विरोध किया तो वो नंद दुलारे वाजपेयी। ऐसा माना जाता है कि शुक्ल जी के शिष्य थे, लेकिन छायावाद को लेकर इन दोनों में काफी बहस वाद विवाद हुआ। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो आलोचनात्मक ग्रंथ है नंद दुलारे वाजपेयी का है। बाकी हमने संकेत के रूप में यहां लिख दिया है, एग्जामिनर जान जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। साहित्य इतिहास लेखन यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे, उनके तरफ आप संकेत कर रहे हैं। और जिस कबीर को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हल्के में लिया या फिर बहुत ज्यादा इतिहास ग्रंथ में भी नहीं लिखा, और जो त्रिवेणी नाम की पुस्तक लिखी थी उसमें भी कबीर को जगह नहीं मिली, तो आगे चलकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर का मूल्यांकन किया और उनको मुख्य धारा में लाया, जिसके बाद तमाम आलोचनात्मक किताबें कबीर पर लिखी गई। तो जो दूसरा पॉइंट आपका रहेगा कि आचार्य शुक्ल से प्रभावित तो थे, लेकिन इनकी सोच में मौलिकता भी थी। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि विभिन्न विचारधाराओं का विकास हुआ। उसमें पहली विचारधारा है मार्क्सवादी आलोचना का। रामविलास शर्मा जैसे आलोचकों ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से साहित्य का विश्लेषण किया, जिसके अंतर्गत तुलसी, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, निराला, मुक्तिबोध, प्रगतिवाद और भाषा समाज पर लिखकर सैद्धांतिक व व्यवहारिक आलोचना को धार दिया। ऐसा माना जाता है कि रामविलास शर्मा ने जितनी किताबें लिखी शायद ही कोई उतनी किताबें लिखी होंगी। हर विषय पर इन्होंने किताब लिखने की कोशिश की। और ध्यान देने वाली बात है कि विशुद्ध तरीके से हिंदी के ये प्राध्यापक नहीं थे, अंग्रेजी के थे, फिर भी इन्होंने काफी काम किया। और ये किसी खास केंद्रीय विश्वविद्यालय में पोस्टेड नहीं थे, एक सामान्य कॉलेज में पढ़ाते हुए इन्होंने काम किया। तो पहले के विचारक कुछ अलग ढंग के, आलोचक अलग ढंग के हुआ करते थे। वो किसी ब्रांड का हिस्सा बनकर पुस्तक मेले में अपनी किताबों का विमोचन नहीं कराते थे। तो रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से साहित्य का विश्लेषण किया और बिना कोई साहित्य इतिहास लिखे ही उन्होंने तुलसीदास का मूल्यांकन किया, भारतेंदु पर किताब लिखी, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर लिखा, प्रेमचंद पर लिखा, निराला पर लिखा, मुक्तिबोध का भी उन्होंने मूल्यांकन किया और साथ में जो प्रवृत्तियों पर आधारित जो वाद थे उनको लेकर भी विचार विमर्श किया और भाषा पर भी काफी काम किया है रामविलास शर्मा ने। तो कहीं न कहीं मार्क्सवादी आलोचना को आगे उन्होंने बढ़ाया। अगली जो विचारधारा रही सौंदर्यवादी और रसवादी आलोचना। छायावादी आलोचकों ने सौंदर्य और भाव पक्ष पर जोर दिया, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने रसवाद और स्वच्छंदतावादी समीक्षा पर काम किया। उनका रस सिद्धांत ग्रंथ रस मीमांसा की तर्ज पर लिखा गया।
तो छायावादी आलोचक जितने थे, उन्होंने रचनाओं के सौंदर्य पक्ष और भाव पक्ष पर ध्यान देते हुए आलोचना का काम किया। जैसे आपने एक आलोचक का नाम सुना होगा, शांति प्रिय द्विवेदी, ठीक है। इसी तरीके से छायावाद की परिभाषा को लेकर अलग अलग। और ध्यान रखना कि इसी समय जब ये लोग लिख रहे थे, तब छायावादी कवियों ने भी आलोचना लिखना शुरू किया। आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है, महादेवी वर्मा ने भी लिखा हुआ है, ठीक है। सभी ने कुछ न कुछ लिखा है। तो हम विशुद्ध तरीके से केवल आलोचकों की ही बात कर रहे हैं। अगली जो विचारधारा रही, ऐतिहासिक और मानवतावादी दृष्टिकोण। जब हम आप सभी से ललित निबंध पर चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंधों का जो मुख्य विषय क्या रहा, मनुष्य को केंद्र में रखा गया। तो ये प्रभाव उनके आलोचना में भी दिखाई देता है। ऐतिहासिक और मानवतावादी दृष्टिकोण, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना में ऐतिहासिक पद्धति और मानवीय मूल्यों को महत्व दिया। हिंदी साहित्य की भूमिका में एक विषय है भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास विषय पर उनकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि को प्रस्तुत करती है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि यह बात तब आती है जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के उदय को बाहरी आक्रमण का फल, उसका परिणाम माना हुआ था। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि नहीं, भक्ति जो है वो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। तो आप देख रहे हैं कि प्रभावित होते हुए विषय वही है, लेकिन चिंतन करने का जो वो है मौलिक है। मनोविश्लेषणवादी आलोचना, इसके अंतर्गत अज्ञेय इलाचंद जोशी ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। और सैकड़ों आलोचक आगे जाकर लिखते हैं, सभी का नाम देना यहाँ पर संभव नहीं है। मेन चीजों को आपने बता दिया। आगे आप लिखेंगे कि सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना का समन्वय शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना का एक विशेषता इसकी रही। शुक्लोत्तर आलोचकों ने सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर कार्य किया, साथ ही भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांतों की तुलना भी की। इसी तरीके से आप देखेंगे नगेंद्र ने लिखा है अरस्तु का काव्यशास्त्र। तो सिर्फ भारतीय आचार्यों पर ही इन लोगों का ध्यान नहीं था, बल्कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में क्या हो रहा है उसकी भी तुलना की गई। आगे चलकर आप नई समीक्षा के अंतर्गत देखेंगे कि अज्ञेय ने इलियट से प्रभावित होकर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। आई.ए. रिचर्ड्स का लोगों के ऊपर प्रभाव रहा। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना के अंतर्गत सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों आलोचना में समन्वय दिखाने का प्रयास किया गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना एक गतिशील दौर था, जिसने शुक्ल युग की नींव पर विभिन्न वैचारिक धाराओं और नई प्रणालियों को जोड़कर हिंदी आलोचना को नया मार्ग प्रदान किया। तो इस निष्कर्ष पर आप पहुंच गए कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के केंद्र में आए, उसके पहले सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना को लेकर काफी वो था। बीच में तुलनात्मक आलोचना को लेकर भी चर्चा होने लगी थी। फिर इसके बाद आचार्य शुक्ल आए और उन्होंने आलोचना को एक नई दिशा दी। बाद में उस नींव पर हिंदी आलोचना को आगे बढ़ाने का कार्य छायावादोत्तर यानी शुक्लोत्तर आलोचकों ने किया है। वो कौन कौन से आलोचक हैं, सबके नामों को हमने बता दिया। कौन कौन से विषयों पर उन्होंने काम किया उसके बारे में हमने चर्चा कर ली, और किस तरीके से उनकी आलोचना अलग रही, नई रही, मौलिक रही, उसके बारे में भी हमने बात कर लिया। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से मैं एक अनुरोध करूंगा कि आप कभी शॉर्टकट को मत अपनाइए। जैसे आपको लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो कम से कम वीडियो लेक्चर को सुनिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। और नहीं तो आप देखेंगे कि नोट्स के चक्कर में आप रहेंगे, तो फिर तमाम ऐसे लोग दृष्टि आईएएस के नोट्स को लेकर अब तक आईएएस हो गए होते, लेकिन जब भी रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कि टॉपर्स के और जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं, सबके अपने अपने कोई न कोई मूल मंत्र होते हैं, उसके हिसाब से वो पढ़ाई करते हैं। तो शॉर्टकट मत अपनाइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी स्क्रीनशॉट लेकर रख कर आराम से लिखने की कोशिश न करें, समझने का प्रयास करें। हम इस चैनल पर इसलिए आए हुए हैं कि आपकी समझ को विकसित किया जाए। आप ये मानकर चलिए कि आप किसी के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तमाम विद्यार्थी हैं जो कुछ एक्स्ट्रा चालाक बनने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ऐसा न करें। नहीं तो फिर
उनका नोट्स धरा का धरा रह जाएगा और चीजें कभी समझ में नहीं आएंगी और परीक्षा हॉल में वो जाकर लड़खड़ाएंगे, उनको कोई संभालने वाला नहीं रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस चीज को इसीलिए बोल सकता हूँ क्योंकि हमारा आपके साथ आत्मीय लगाव है। मैं कुछ आपके अंदर अच्छा देखना चाहता हूँ। नहीं तो आपको अगर ठगता तो मुझे लगता कि एक विद्यार्थी कम हो जाएगा, उसकी फीस की भरपाई कैसे होगी। तो ये सब चीजें यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए कभी कभी खरी खरी बातें भी कहनी पड़ती हैं और खरी बातें कई बार आपको अच्छा बना देती हैं, आप में सुधार लाने की कोशिश करती हैं। तो उम्मीद है कि शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना को आप अच्छे से समझ गए होंगे, अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे और लगातार आप लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।